पिछली बार जब आरबीआई ने इतनी मात्रा में गोल्ड खरीदा था तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ था और क्या वही सेम पैटर्न अब फिर से रिपीट होने जा रहा है? क्योंकि 2023-24 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को रिकॉर्ड लेवल से बढ़ा लिया है। अब इसके पीछे सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन एक कारण नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स कुछ बड़ा होने से पहले अपना डिफेंस बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये आता है कि अगर आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व्स को और ज़्यादा बिल्ड कर रहा है, गोल्ड अकमलेट कर रहा है, तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? और क्या सिल्वर एक अगला डार्क हॉर्स बन के सामने आ सकता है? इसी मिस्ट्री को आज के वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं डेटा के साथ, ग्लोबल मैक्रो लॉजिक के साथ और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो जानकारी से भरपूर होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट ना जाए। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो जितना ज़्यादा हो सके साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। बस ख्याल इसी चीज़ का रखिएगा कि ये पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही बनाया जा रहा है। तो देखिए, आरबीआई ने 2023-24 में लगभग 26 टन से भी ज़्यादा गोल्ड अपने रिजर्व्स में ऐड किया और अब जो आरबीआई के टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो करीब 822 टन के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसका 8% गोल्ड पहुंच चुका है। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पर भी डेटा को समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये जो ट्रेंड है गोल्ड कमलेट करने का, ये केवल भारत में नहीं देखने को मिल रहा है बल्कि चाइना, तुर्की, पोलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में भी देखने को मिल रहा है। सभी सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर 2024 की बात की जाए तो सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर 1000 टन से भी ऊपर गोल्ड परचेज किया और ये एक रिकॉर्ड है सिंस 1967। अब सवाल ये है कि सेंट्रल बैंक्स को एक्चुअल में डर किस बात का है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर है करेंसी रिस्क। बिकॉज दुनिया भर में जितने भी ट्रेड्स हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं। अब कंट्रीज को ये डर है कि व्हाट इफ डॉलर बिकम्स अ वेपन। बिकॉज जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के $300 बिलियन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। अब ये देखकर सभी कंट्रीज सोच रहे हैं कि कल को अगर ऐसा हमारे साथ हुआ तो क्या किया जाएगा। इसीलिए तब से एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, दैट इज कॉल्ड डी-डॉलराइजेशन। और बाकी सभी कंट्रीज ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे में सबसे ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव जो उन्हें लगा दैट इज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, उसे सैंक्शन नहीं किया जा सकता एंड इट इज अ 100% वैल्यू बेस्ड एसेट। और आरबीआई भी यही कर रहा है, क्वाइटली प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रूम। अब आ जाते हैं हम वही सवाल पे जो कनेक्ट करेगा हमारे हुक के साथ। यानी कि जब 2008 में सबसे जो बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे 2 साल पहले यानी कि 2006-2007 में आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को शार्पली बढ़ाया था और इसका रिजल्ट क्या आया था? क्राइसिस के बाद गोल्ड प्राइसेस ट्रिपल हो गए थे, यानी कि 8000 से 26000 तक पहुंच चुके थे। 2023-24 में भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, राइजिंग डेट एंड सेंट्रल बैंक्स जो तेजी से अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने लगे हैं, ये हमें क्लियरली दर्शाता है। तो क्या यहाँ पर एक अगला बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है? मे बी येस। और इस बार रैली और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है बिकॉज इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल रिस्क दोनों ही इस वक्त ऑल टाइम हाई पर हैं। अगर हम इंडिया का डेटा अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, तो इंडिया में एक आम इन्वेस्टर भी अब तेज़ी से गोल्ड खरीदने में लगा हुआ है। ये बात सिर्फ आरबीआई तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत ने 2024 में 750 टन से ऊपर गोल्ड इंपोर्ट किया और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन चुका है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है डिजिटल गोल्ड और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जैसे ऑप्शंस पर, क्योंकि अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बहुत ही तेजी से ड्रेन होता है। लेकिन अगर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो ऐसे में जो गोल्ड है वो डोमेस्टिक फॉर्म में ही रहता है। ऑल्सो आरबीआई का यहाँ पर जो मेन एम है वो ये है कि गोल्ड
गोल्ड को जितना ज़्यादा हो सके फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर लेकर आया जा सके। यानी कि अब गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक मॉनेटरी एसेट भी बन चुका है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की, क्योंकि अक्सर गोल्ड का छोटा भाई सिल्वर को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है और फैक्ट्स हैं उनसे ये समझ में आता है कि सिल्वर अगले 5 सालों में गोल्ड से भी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। इसके जो रीजंस क्लियरली समझ में आ रहे हैं उसमें नंबर 1 इज सोलर पैनल्स का यूज़। जितना ज़्यादा सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन होगा उतनी ही ज़्यादा सिल्वर की डिमांड भी क्रिएट होगी। सेकेंड इज ईवी बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज वहाँ पर भी सिल्वर का यूज़ हैवीली किया जाता है, तो वहाँ से भी एक अलग से एडिशनल डिमांड ऐड हो रही है। और सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, माइनिंग कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये कारण है जो सिल्वर प्राइसेस को स्काई रॉकेट लेकर जा सकते हैं। बिकॉज अब सिल्वर डुअल पर्पस मेटल बन चुका है, इंडस्ट्रियल यूज भी है और इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी लोग इसको फोकस करते हैं। अगर सिल्वर की 2010-2011 की रैली को एनालाइज किया जाए तो वहाँ पर जो प्राइसेस थे वो 22,000 से 75,000 तक की रैली देखने को मिली थी, और अगली जो रैली यहाँ पर सिल्वर के केस में हो सकती है वो उससे भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकती है। नाउ एज एन इन्वेस्टर अगर हम बात करें कि गोल्ड और सिल्वर में हम किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, तो ऐसे में आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस भारत में अवेलेबल हैं, जिसमें एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स है जिसे ज़्यादातर सेफ कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। एनुअल इंटरेस्ट इसमें मिलता रहता है और साथ ही साथ 8 साल का लॉक इन पीरियड है, बट फिर भी ट्रेडेबल है और स्टोरेज की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। इसके अलावा गोल्ड ETFs हैं, डिजिटल गोल्ड है जो ज़्यादा एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है, शॉर्ट टर्म फ्रेंडली है, मार्केट प्राइस को ट्रैक करता है एंड इट इज आइडल फॉर 5 to 10% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन। सिल्वर की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सिल्वर ETFs खरीदने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। बहुत से सेबी अप्रूव्ड सिल्वर ETFs अवेलेबल हैं आज के टाइम में मार्केट में, लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन पे बात करें जो फिजिकल सिल्वर है उसमें थोड़ा सा प्योरिटी और स्टोरेज की दिक्कत रहती है। ऐसे में सिल्वर ETFs एक ज़्यादा बेहतर और स्मार्ट चॉइस हो सकता है। इन शॉर्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही हेज की तरह यूज़ किया जा सकता है। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% और सिल्वर 2 से 4% तक आइडल हो सकता है, लेकिन स्टिल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प के थ्रू प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक इन्वेस्टर के माइंडसेट को स्टडी करने की कोशिश की जाए तो गोल्ड और सिल्वर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पाने के लिए नहीं बल्कि आपको एक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी इनसे मिलता है। RBI भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। जब जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो वो जो अपना ट्रस्ट रिजर्व है उसको बढ़ाते हैं। एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो भी इस वक्त यही कर रहा है। जब मार्केट शाइनी लगता है तो वो अपने हेज को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि RBI जब अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है तो एक हिडन अलार्म इसे कहा जा सकता है कि ग्लोबल लेवल पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना है बल्कि स्मार्टली अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन कितना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।